सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग लकार तक पहुंचे थे। आज हम लोग कारक की बात करेंगे। कारक सामान्यतः हम लोग प्रायः जानते भी हैं, किंतु एक चीज और है कि सामान्य रूप से हम लोग कारक को बड़ा कठिन विषय मानते हैं, खासकर तब जब कारक संस्कृत में आता है। अब वह कठिन क्यों होता है, उसके पीछे का एक कारण यह है कि जब हमको विषय का सही ज्ञान नहीं हो पाता तो वह हमको कठिन लगने लगता है। और विषय का सही ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि विषय को सही ढंग से हमारे सामने रखा नहीं गया। अब मैं प्रयास करता हूं आपको कारक में आगे बढ़ाने के लिए। यदि आपके पास कोई चीज समझ में नहीं आती आपको, या ऐसा कोई प्रश्न है कारक से संबंधित जो आपको परेशान करता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके वह प्रश्न पूछ सकते हैं। कारक का विषय थोड़ा सा बड़ा है, एक या दो वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए हमें 6 अथवा 7 वीडियो बनाने होंगे इसके लिए। क्योंकि ऐसा बताने वाले तो बहुत से वीडियो हमको मिल जाते हैं चैनल्स में कि ऐसी ट्रिक बता देंगे, कहते हैं, जो कभी कारक भूलेगा नहीं। पर सही बात यह है कि वह कभी व्यवस्थित नहीं हो पाता। किसी भी ज्ञान का कोई शॉर्टकट होता नहीं, और इसलिए हमें शॉर्टकट में ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान पूरा पूरा लेना है। और इसलिए हमें, यदि हम ऐसा चाहते हैं कि पूरा पूरा ज्ञान चाहिए, तो आपको सभी वीडियो पूरे पूरे देखने होंगे। सभी वीडियो आप तक व्यवस्थित पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और साथ में हमारे मित्रों को भी विषय का सही ज्ञान जाए, इसके लिए आपको इसको दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी भी बनती है। क्योंकि हमारा केवल एक उद्देश्य है, शिक्षा का सही तरीके से विकास हो, विद्यार्थियों को जो भी मिले सही मिले। सही ज्ञान के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यह जो वीडियो हैं वह सभी विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ में जो शिक्षक हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो उपदेश अथवा प्रवचन करने वाले संत मनीषी टाइप के हैं, वह भी इनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ के क्षण में भी कई बार अशुद्ध बोल जाते हैं, और अशुद्ध शब्द अपशब्द कहलाता है। जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो उसका परिणाम स्वाभाविक सी बात है, शुभ नहीं मिलता। तो परिणाम शुभ लेने के लिए हमें व्याकरण का सही ज्ञान लेना होगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब बात करना था हमें कारक की। कारक क्या है? तो हिंदी में कारक, संस्कृत में कारक,
और अंग्रेजी में केस। हिंदी में कारक, संस्कृत में कारक और इंग्लिश में केस। कारक का अर्थ क्या है? तो कारक कहता है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। तात्पर्य यह कि पूरे वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द जितने हैं उनमें से क्रिया के पैदा होने में जिनका उपयोग है या जिनका महत्व है, ऐसे सभी शब्द, ऐसे सभी पद कारक के अंतर्गत आते हैं। हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हिंदी में एक बहुत छोटा वाक्य अगर बोलें, मैं जाता हूं, दूसरा वाक्य है सोहन खाता है। मैं जाता हूं और सोहन खाता है, इन दोनों वाक्यों में एक समानता है। वह समानता क्या है? दोनों में ही संज्ञाओं का प्रयोग, क्षमता, क्रिया का प्रयोग हुआ है। जाता हूं भी क्रिया है और खाता है भी क्रिया है। तो दोनों ही वाक्यों में क्रिया का प्रयोग है। और एक अंतर है। वह अंतर क्या है कि एक में मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और दूसरे में सोहन संज्ञा का प्रयोग किया है। तो एक तरफ संज्ञा है और सर्वनाम है और दूसरे तरफ क्रिया है। अब इन दोनों वाक्यों को अगर हम ठीक ढंग से अनुशीलन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमें अगर बहुत छोटा वाक्य भी बनाना है तो छोटे से छोटे वाक्य की रचना के लिए हमें कम से कम एक क्रिया और एक संज्ञा अथवा सर्वनाम, दोनों में से कोई एक अथवा दोनों भी चाहिए होता है। मतलब एक क्रिया वह अनिवार्य है और दूसरा या तो संज्ञा हो और या फिर सर्वनाम हो। तो संज्ञा और क्रिया अथवा सर्वनाम और क्रिया मिलकर के वाक्य रचना करते हैं अथवा वाक्य बनाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मोहन संज्ञा है और जाना क्रिया है। मोहन संज्ञा है और जाना क्रिया है। अगर हम इन दोनों को आसपास रखें और लिख दें या लिखा हुआ मिल जाए मोहन जाना, तो क्या हम इन दोनों शब्दों के समूह को वाक्य कह सकते हैं? तो पता चलता है कि यह दोनों शब्दों का समूह वाक्य नहीं है। आखिर वाक्य क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है। क्रिया अपनी जगह स्वतंत्र है और कर्ता अपनी जगह स्वतंत्र है। जब तक क्रिया का कर्ता से या क्रिया का संज्ञा से कोई जुड़ाव नहीं होगा तब तक वह वाक्य रचना नहीं करेंगे। और इस जुड़ाव का जो नाम है वह ही कारक है।
अगर कारक की परिभाषा दी जाए तो कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ में जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है या जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते का नाम या उस संबंध का नाम अथवा उस जुड़ाव का नाम ही कारक है। थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे। कारकम, तो सबसे पहले आवश्यकता है कारक को पहचानने की। कारक मैंने पहले ही बताया कि वाक्य के ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनका क्रिया के साथ में रिश्ता होता है या क्रिया के साथ संबंध होता है, वह कारक होते हैं। अब यहाँ इस वाक्य को थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसमें कारक है अथवा नहीं है समझने का प्रयास करेंगे। हे मित्र, राम के भाई ने अयोध्या से लंका पहुंचकर रावण के बेटे को रथ से उतारकर बाण से मारा। यह थोड़ा सा लंबा सा वाक्य है। इस वाक्य में जो क्रिया है वह कौन सी है? तो क्रिया है मारा। अब संज्ञाएं देख लेंगे तो संज्ञाओं में मित्र, राम, भाई, अयोध्या, लंका, रावण, बेटे, रथ और बाण, इतनी संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। अब इन संज्ञाओं को लेकर के क्रिया के साथ उनके चिन्हों सहित जोड़ेंगे। मतलब संज्ञा के साथ में जो शब्द लगा हुआ है उस शब्द के साथ में या उस प्रत्यय के साथ में क्रिया को जोड़ेंगे और यदि वाक्य सही बनता है, अर्थ सही निकलता है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर कारक है। और यदि वाक्य सही नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कारक नहीं है। जैसे हे मित्र मारा, वाक्य सही नहीं है, अतः हे मित्र यहाँ पर कारक नहीं है। राम के मारा, यह भी वाक्य सही नहीं है, अथवा अतः राम को भी हम कारक नहीं कह सकते। भाई ने मारा, वाक्य सही है। अयोध्या से मारा, सही है। लंका पहुंचकर मारा, यहाँ पर भी ठीक है। रावण के मारा, वाक्य सही नहीं है। बेटे को मारा, सही है। रथ से मारा या रथ से उतार कर मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्र, राम और रावण, इन तीन में कारक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इनके साथ में हमारी क्रिया का संबंध ठीक ठीक नहीं बैठता, अतः वह कारक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यह कारक हैं। यह तो समझ में आ गया, पर यहाँ पर कौन सा कारक है यह समझने का प्रयास अब हमको दूसरी स्लाइड से करना होगा। तो कारक हैं कितने प्रकार के, यहाँ पर अभी तो यह पता चल गया कि यहाँ कारक हैं। अब यदि यहाँ पर कारक है तो कौन सा प्रकार का कारक है यह हम कैसे पहचानें? इसको पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और हम चलते हैं पहले कारक के प्रकारों की तरफ, तब जा कर के हमारे समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, कारक के प्रकार पर। तो सबसे पहले कारकम पढ़ा था, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। दूसरा
क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक कारक है। दूसरा, ऐसे शब्दांश जहाँ पर या जिनका संबंध क्रियाओं से साक्षात होता है वह कारक होते हैं। कारक के प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार के कारक होते हैं। यद्यपि हिंदी में आजकल 8 प्रकार के कारक मानने लगे हैं, पर हम ऐसा मानते हैं इसलिए सही है, ऐसा नहीं है। मानना और होना दोनों अलग बातें हैं। यहाँ पर कारक 6 प्रकार के ही हैं। कौन कौन से? तो कहता है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षड्। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षड्। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक माने जाते हैं, या ऐसे 6 कारक हैं। अब कारक के साथ में हम लोग थोड़ा सा संस्कृत में जब आते हैं तो कारक से जुड़ा हुआ एक विषय आता है विभक्ति का। अब विभक्ति क्या है? तो कारक के अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं वे प्रत्यय कारक कहलाते हैं। एक बार फिर क्षम्यताम, विभक्ति कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे। कारक के अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति जो हैं वह 7 हैं, जबकि कारक 6 हैं। अब 7 का मतलब क्या है? तो विभक्तियाँ 6 और कारक 7। ऐसा क्यों? तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कहीं पर शामिल नहीं कर पाते। ऐसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अतिरिक्त चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक अतिरिक्त विभक्ति है। अब हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे यह क्या है, कौन से अतिरिक्त विभक्ति है और कौन कौन से कारक हैं। तो अगली कक्षा के लिए आप लोग पहले से मन बना करके रखेंगे। अगला कर्ता कारक, कर्ता क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता की विभक्ति को बताने के लिए किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यह सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगले वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।